हेलो थिंकर्स, वेलकम टू आवर चैनल थिंक 10x। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फायर एंड आइस पोएम को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो आई एम रेडी, आर यू? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, what mood of the poet is reflected in the poem initially? What images are used by the poet to bring about the effect? poet ने मतलब कैसा poet का मूड है इनिशियली, कैसा मूड है हमें पता है, हमने पढ़ी है पोएम। अगर आपने नहीं देखी है वे वीडियो तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लेना। ओके, तो कैसा मूड है पोएट का? डिप्रेस्ड है वो, ठीक है, वो सॉरो है, मतलब सॉरोफुल है, दुख है उनको किसी ना किसी बात का और वो मतलब डिप्रेशन में है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। वट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग आउट अबाउट द इफेक्ट? कौन सी इमेजेस उसने यूज करी हैं? उन्होंने यूज किया है हमारे पास हेमलॉक ट्री और क्रो। ओके, जो इनके मूड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और मतलब डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसा स्नोफ्लेक हम मान के चल सकते हैं जो उनके मूड को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाउ फार वुड यू अग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर किसी की लाइफ में आते हैं फेजेस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब कभी तो लाइफ अच्छी चल रही होती है, कभी बुरी चल रही है। ठीक है, तो लेकिन हर जो इंसान पॉजिटिव रहता है ना, वो बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। और जो नेगेटिव बंदा होगा वो क्या करेगा, वो उसमें हमेशा वो पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिव ढूंढता है, नेगेटिव चीजों में तो नेगेटिव वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यही है। तो जो वंस अगर कोई पॉजिटिव रहेगा तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को देख सकता है और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो हैज मेड द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को क्या किया है? अप्रिशिएटिव इन नेचर, थॉटफुल, हैप्पी, कोल्ड। तुम सबको पता है कि उनका मूड अच्छा हो जाता है तो उनका मूड क्या हो जाता है? हैप्पी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो पोएम से जो हमारे पोएट है वो क्या कन्वे करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कोई कभी कभी लाइफ में हमारे पास ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जो जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन जो छोटी सी चीजें होती है ना वो भी हमें बहुत अच्छी खुशी दे जाती हैं और वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती हैं। ठीक है, या तो वो हमारे उस पार्ट को कर देती, सही कर देती है, या हमारी लाइफ के लिए हमारे दिमाग में ऐसी चीज बैठा के चली जाती हैं कि कभी हमारी लाइफ में कुछ बुरी चीज आती है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। ठीक है, बस इसमें यही बताया गया है। इसलिए उन्होंने जैसे हेमलॉक ट्री का यूज किया, क्रो का यूज किया और नेगेटिव चीजों का उन्होंने यूज किया, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो ने गिराई उनके ऊपर, उसकी वजह से उनका मूड एक छोटी सी चीज से ही बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, जरूर नहीं उसके लिए कोई बड़ा ही कुछ पहाड़ पलटेगा, छोटी सी चीज भी हमारी लाइफ को और अच्छा कर सकती है। Why does the poet of Dust of Snow use such poetically uncommon bird and tree? जैसा कि हमने पोएम में डिस्कस किया था कि उन्होंने ना ऐसे जैसे हर कोई पोएट यूज करता है इसकी मतलब मैपल का ट्री, ओक ट्री, पाम ट्री, ऐसे ट्रीज यूज करते हैं। और बर्ड्स में कौन यूज करता है? जिसकी पिकॉक हो गया, ठीक है, म्याना, कुकू, ऐसी चीजें यूज करते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने अनकॉमन बर्ड यूज क्यों किया? वो इन्होंने इसलिए यूज किया होगा क्योंकि उनका मूड कैसा था? डिप्रेस्ड, सॉरोफुल। तो जब हम दुखी रहते हैं ना तो हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स नहीं आते, हमेशा हमें मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा आती हैं, है ना। 90%, 99% तक नेगेटिव चीज रहेंगी, सिर्फ 1% पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इनके मन में भी नेचर का भी वो रूप आया सामने जो मतलब जो इंसान बैड ओमेन मानता है। ठीक है, जैसे अपशकुन मान, जिसकी इन्होंने क्रो का यूज किया, और हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री उसका यूज किया, जिसमें सॉक्रेट्स को मतलब की डेथ दिखाई गई है उस ट्री के थ्रू। तो ऐसा ही इन्होंने उनका क्योंकि डिप्रेस्ड मूड था, खराब मूड था, इसलिए उन्होंने अनकॉमन बर्ड एंड ट्री का यूज किया। ओके, लेकिन उन्होंने इससे ये भी दिखाया कि कभी कभी नेगेटिव चीजें भी हमारे मूड को बहुत अच्छा कर जाती हैं। ठीक है, जरूर नहीं वो पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव हो। तो जैसे पोएम में दिखाया कि नेगेटिव चीज थी हेमलॉक ट्री और क्रो, और उन्होंने बहुत अच्छा मूड कर दिया पोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? क्या रिप्रेजेंट करता है क्रो एंड हेमलॉक? सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दुख को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बैड ओमेन माना जाता है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? डस्ट ऑफ स्नो क्या है हमारे पास?
वो क्या करता है, वो तो पॉजिटिव है, वो तो अच्छी होप दिखाता है, वो तो पोएट के मूड को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इस पोएम के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज्ड। डस्ट ऑफ स्नो क्या हमारे पास, डस्ट ऑफ स्नो हमारे पास है स्नोफ्लेक्स। ठीक है, लाइट स्नोफॉल जिसको हम बोल सकते हैं। व्हाट डज द पोएट से चेंज्ड हिज मूड, उसका पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, पोएट का मूड चेंज हुआ किससे, हमारे हेमलॉक ट्री और क्रो से। जो क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा था, उसकी ब्रांच पे बैठा था, उसने जब पोएट के ऊपर गिराई, क्या गिराई थी, डस्ट ऑफ स्नो गिराई, तो उससे उनका मूड चेंज हो गया। ठीक है, और हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, पहले जो पोएट का मूड था, डिप्रेस था, खराब था, बुरा मूड था, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, एक छोटे से इंसिडेंट से। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चंस हेल्प यू टू think of an answer. What are the birds that are usually named in poems? Do you think the crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? इसमें बोला गया है कि मतलब कौन से बर्ड्स मतलब यूजुअली पोएम्स में यूज होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे पिकॉक, मैना, कुकू, ऐसे बर्ड्स हमारे पास यूज होते हैं पोएम्स के अंदर। क्रो तो हमने कभी यूज होता हुआ नहीं देखा, लेकिन इन्होंने क्रो का यूज किया अपने पोएम में। और क्रो किसका सिंबल माना जाता है, हार्श वॉइस है जिसकी, और जो क्या नाम है, मतलब बैड ओमन है। ठीक है, वो है हमारे पास। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, हम सबको पता है हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, और जिससे माना गया है कि सोक्रेट्स की डेथ हुई थी, तो ये भी हमारे पास बुरा पेड़ है, पॉइजनस ट्री है ये। ठीक है, वो व्हाइट डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ओक और पाइन, मतलब उन्होंने इतने अच्छे ट्री जो हमारे पास है वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि उनका मूड ऑलरेडी खराब था, तो उनके मन में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ अच्छी चीज लूं। सॉरी। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What the dust of snow of the hemlock tree stand for? तो ये मैंने आपको इसमें ही समझा दिया। ठीक है, Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have experienced a similar moment that changed your mood that day? ठीक है, इसमें बोला गया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपका मूड बहुत खराब चल रहा हो और किसी इंसिडेंट ने किसी जैसे डस्ट ऑफ स्नो की तरह आपका मूड चेंज कर दिया हो। तो इसमें वेरियस आंसर्स आपके हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे तरीके के आंसर्स हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। लाइक मैं पार्क में बैठ गया था, बहुत ज्यादा दुखी था, एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, मुझे उसको देखकर बहुत अच्छा लगा तो मेरा मूड चेंज हो गया। और क्या लिख सकते हो, मैं सैड बैठा था, मेरे दोस्त ने मेरे को एक चाय पिला दी है ना, उसने मेरे को कॉल करके मेरा मूड रिफ्रेश कर दिया। तो ये हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो का काम करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस डस्ट ऑफ स्नो के क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फायर एंड आइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फायर एंड आइस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस विल कंप्लीट द फॉलोइंग, क्रूएलिटी, फायर, इंसेंसिटिविटी, डैश। ठीक है, तो सबसे पहले क्रूएलिटी क्या होता है, निर्दयता। ठीक है, निर्दय, ये एक एनालॉजी दी गई है। ठीक है, जैसे रीजनिंग में होता है ना, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरीके से क्रूएलिटी हमारे पास क्या है, फायर। तो इनसेंसिटिविटी मतलब किसी के प्रति संवेदनशील ना होना। ठीक है, इनसेंसिटिविटी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइस, हेट, डिजायर, डिस्ट्रक्शन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास आइस। ठीक है, जैसा कि पोएम में बताया गया है। The use of symbolism in the poem Fire and Ice conveys the poet's message effectively. Expand with reference to the poem. क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या यूज किया है, फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट करके हमें क्या बताया है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, फायर से वर्ल्ड कैसे एंड होगा, फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर, ग्रीड मतलब लालच। ठीक है, हमारी अनएंडिंग इच्छाएं, मतलब खत्म जो ना होने वाली इच्छाएं, जैसे कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं हम ये बना देंगे, ये बिल्डिंग बना देंगे, ये खड़ा कर देंगे, तो हम करते बढ़ते जा रहे हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होगा और इससे वर्ल्ड जरूर खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये हमारे पास क्या है, फायर। आइस से क्या रिप्रेजेंट किया उन्होंने, आइस से रिप्रेजेंट किया हेट, मतलब क्या लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है रिलीजन, हो सकता है उसका रीजन। ठीक है, कि धर्म के ऊपर कि नफरत पैदा कर दूं लोगों के बीच में, जिससे लोग एक दूसरे कट कट के मर जाए, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। तो फिर
आइस से कैसे वर्ल्ड एंड होगा कि मतलब टेररिज्म हो जाए, मतलब अटैक होने लगे तो उससे हेट पैदा होगी जिससे वर्ल्ड एंड हो सकता है। तो ये दो सिंबल्स पोइट ने यूज किए हैं जिससे उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड कैसे एंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। हमारे पास पोएम में हमारे पास बताया है कि जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है ना, मैं उनके साथ होल्ड करता हूँ, उनके साथ हूँ मैं पहले, कि जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, इसका मतलब ग्रीड से एंड होगा, अनएंडिंग डिजायर से एंड होगा, ऐसे वो क्यों कहते हैं? आप लोग सोचिए, पोएट ऐसे क्यों कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम, मतलब वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो आइस भी तो कह सकती थी पहले, उन्होंने क्यों बोला कि फायर से जो वर्ल्ड है वो एंड होगा? रीजन इसका ये हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं फील किया है, कहते हैं ना वो कि व्हाट आई हैव टेस्टेड, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला है पोएम में, आप लाइन पढ़ना, व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्ट मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि जो डिजायर्स हैं, मतलब उनकी भी कुछ डिजायर्स होंगे जिसका उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन हुआ हो, मतलब कोई ना कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि पर्सनली उनका एक्सपीरियंस रहा है कि जो वर्ल्ड है ना वो फायर से एंड होगा। अंडरस्टूड? अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, मतलब जो ये पोएम है हमारे पास फायर एंड आइस, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लिखी है पोएट ने ये पोएम? ये इसलिए लिखी है क्योंकि जो वर्ल्ड में आजकल हो रहा है कि हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अब हम ये कर लें, अब नेक्स्ट ये, मतलब हम कभी स्टेबल तो होना ही नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना हमेशा, है ना? तो उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो उन पे भी हमारा बुरा इफेक्ट हो सकता है, इससे वर्ल्ड एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वर्ल्ड तो एंड होना ही है, हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। आइस मतलब हेट, है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रिलीजन के लिए, मतलब हम कहने लगे कि क्या नाम है कि रिलीजन की तरफ ये करने लगे, ये हिंदू है मुस्लिम है, हम मतलब एक दूसरे से नफरत करने लगे, उससे क्या है, मतलब एक दूसरे के प्रति हमारे पास फीलिंग्स नहीं रहेंगे, अच्छी फीलिंग्स नहीं रहेंगे, तो भी हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है। हम एक दूसरे से ज्यादा नफरत करने लगे, ज्यादा हेट करने लगे, ना हमें किसी का दुख दर्द समझ में ही ना आए, है ना, ऐसे भी। तो उसके पीछे ये कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड एंड हो जाएगा, इसलिए हमें अपने आप को मतलब सुधारना है, ठीक है। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. What does it refer to? How will it perish twice? क्यों बोला गया है, क्या बोला है? What if it had to perish twice? It यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है? It हमारे पास यूज किया गया है अर्थ के लिए, वर्ल्ड के लिए। जो हमारा अर्थ है या वर्ल्ड है वो अगर दो बार उसका एंड होता है, ये क्यों उन्होंने बोला कि वर्ल्ड तो एक बार ही एंड हो जाएगा, दो बार क्यों कहा उन्होंने? इसलिए बोला है उन्होंने क्योंकि अगर हमारा जैसे फायर से एंड हो गया वर्ल्ड, ठीक है, डिजायर, अनएंडिंग डिजायर से वर्ल्ड अगर एंड हो गया, तो कहीं ना कहीं हम उसको सुधार भी लें, फॉर एग्जांपल फिर से वर्ल्ड रीबिल्ड हो जाए हमारे पास, ठीक है, फिर से हम सोच लगे कि अब हम अपना रिसोर्स इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, फिर से हमारा वर्ल्ड बन जाए। लेकिन अगर हमारे अंदर दिल में बुरी भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी फीलिंग्स ही नहीं है, तो भी हमारा वर्ल्ड दोबारा से एंड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर हमारा वर्ल्ड दो बार एंड होता है तो आइस भी इनफ रहेगी दोबारा से डिस्ट्रक्शन करने के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder or colder? बहुत सारे आइडियाज हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो किसी ना किसी तरीके से एंड हो सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है, मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स ये हमारे पास ले सकता है, ठीक है, जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाए। बोला गया है कि अगर सन बहुत ज्यादा हॉट हो जाए, हाँ अगर सन बहुत ज्यादा हॉट होने लगा, बहुत ज्यादा हॉट हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी, तो हमारी अर्थ तो उस चीज को झेल ही नहीं पाएगी। देखो अभी भी हम देख रहे हैं इश्यूज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अभी से अप्रैल चल रहा है जिसके फिलहाल, तो अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो ऐसे अगर बहुत ज्यादा हॉटनेस बढ़ने लगी एटमॉस्फेयर में, तो भी हमारा अर्थ नहीं झेल पाएगा, तो उससे भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। कोल्डर हो गया, अगर सनलाइट ही नहीं रहेगी हमारे अर्थ के पास, तो जीवन ही नहीं चल पाएगा। लाइफ डिपेंड है किस पे? सन पर, सनलाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। कुछ आइडियाज दिए गए हैं कि मतलब आइस, फायर का क्या मतलब है, आइस का क्या मतलब है। तो ग्रीड है, वो हमारे पास फायर का सिंबल है, ठीक है, फायर रिप्रेजेंट करा ग्रीड को। एवराइज को, एवरेज मतलब लोभ, लालच, ठीक है, और लस्ट इच्छाएं, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फरी, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है फायर को जो रिप्रेजेंट करते हैं। आइस को रिप्रेजेंट करने वाले कौन से हैं? क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटरेड, जो आपको पहले बता दिया वो सब है, ठीक है।
What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? कौन सी इसकी राइम स्कीम है? इसकी राइम स्कीम है ए बी ए ए, उसके बाद हमारे पास है बी सी बी, ठीक है, ये हमारे पास राइमिंग स्कीम है। ये कैसे हेल्प करती है? ये तो दिखाती है जो हमारे पास जो पोम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये तो दिखाती है कि जो फायर है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिजायर्स को, कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा, डिजायर्स अगर हमारी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से। और आइस भी सफिशिएंट रहेगी, है ना, बोला गया ना, इट वुड बी सफिस, तो वो भी सफिशिएंट रहेगी वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे, डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चंस भी एंड फायर एंड आइस के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप क्या कर सकते हैं, इनको खुद से सोच के अच्छे से इनको लिखने की प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की ट्राई करो। अपने कुछ गूगल से आप उठा लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको खुद से पहले सोचो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैच करो एंड फिर लिखो, ठीक है, फिर उसको सुधारो अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है, जो कि फेमस है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम देखेंगे उन्होंने क्या बोला है उस चैप्टर में और क्या कैसे हमारे लिए हमारे जीवन में वो वैल्यू ऐड करेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।